नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच शांति प्रयासों के तहत इस्लामाबाद वार्ता शुरू होने जा रही है। ईरान का प्रतिनिधिमंडल संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ के नेतृत्व में इस्लामाबाद पहुंचा है, जिसमें विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। वहीं अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंच चुका है और जिसका नेतृत्व जेडी वेंस कर सकते हैं। वार्ता का उद्देश्य 6 सप्ताह से चल रहे युद्ध का स्थायी समाधान तलाशना बताया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने और ईरानी वरिष्ठ नेताओं के इस्लामाबाद में मौजूद होने के बाद दोनों देशों के बीच आज आमने सामने बातचीत की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये स्थिति पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक परीक्षा है, क्योंकि क्षेत्रीय अस्थिरता उसके पश्चिमी मोर्चे को और चुनौतीपूर्ण बना सकती है। ईरान का प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका से वार्ता तभी शुरू होगी जब तय शर्तें पूरी होंगी। ईरानी नेता गालिबाफ ने कहा है कि पहले लेबनान में युद्ध विराम और ईरान की जब्त संपत्तियों को जारी किया जाना जरूरी है, उसके बाद ही बातचीत आगे बढ़ेगी। इस्लामाबाद में होने वाली अहम शांति वार्ता से पहले अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तेज हो गया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वार्ता विफल होने पर अमेरिका अपने उन्नत हथियारों से लैस जहाज तैनात करेगा। वहीं मोहम्मद गालिबाफ ने लेबनान में सीज फायर और ईरान की संपत्तियों की रिहाई की शर्त रखी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली अहम बैठक से कुछ घंटे पहले इसे करो या मरो का क्षण बताया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये वार्ता मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान शांति वार्ता से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रेड जोन सील है, बैरिकेड्स और भारी सुरक्षा तैनाती के बीच कई इलाकों में गतिविधियां सीमित कर दी गई है। सेरेना होटल को विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के लिए सुरक्षित किया गया है। श्रीनगर की जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के बाद संबोधन में मीर वाइस कश्मीर ने अमेरिका ईरान सीज फायर के बाद क्षेत्र में स्थायी शांति की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा है कि दुनिया इस्लामाबाद की ओर देख रही है और एक ऐसे समाधान की प्रतीक्षा कर रही है जो संघर्ष को खत्म कर सके। मीर वाइस ने यह भी उम्मीद जताई है कि चल रही बातचीत से ईरान, लेबनान और फिलिस्तीन के लोगों को हिंसा और कठिनाइयों से राहत मिलेगी। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक पर पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों की समीक्षा की है। उन्होंने बताया कि शुरुआती बाधाओं के बावजूद त्वरित और समन्वित कदमों से व्यापार पर न्यूनतम असर पड़ा और हॉर्मुज स्ट्रेट में व्यवधान के बीच 90% कार्गो बैकलॉग को साफ कर दिया गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की शुक्रवार को हुई बैठक में पश्चिम एशिया के युद्ध को लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार की विफलता के कारण पाकिस्तान को इस क्षेत्रीय संकट के समाधान में भूमिका निभाने का अवसर मिला, जबकि वो पहले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग था। ये प्रस्ताव आनंद शर्मा की मौजूदगी में पारित हुआ। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले अमित शाह द्वारा घुसपैठ का मुद्दा उठाए जाने पर अभिषेक बैनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए गृह मंत्री से सवाल किया है कि क्या बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी घुसपैठिया कहा जाएगा। अभिषेक बैनर्जी ने साथ ही पहलगाम और नई दिल्ली में पिछले साल हुए आतंकी हमलों का हवाला देते हुए गृह मंत्रालय की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। कृष्णानगर उत्तर सीट से उम्मीदवार अभिनव भट्टाचार्य का नामांकन रद्द कर दिया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार के साथ व्यावसायिक संबंधों के चलते रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 9A के तहत उनका नामांकन अमान्य घोषित किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में एक रैली में उन्हें उम्मीदवार घोषित किया था और उनकी सराहना भी की थी, लेकिन चुनावी नियमों के तहत सरकारी अनुबंध या हितों के टकराव की स्थिति में उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि सरकार महिला आरक्षण को 2029 के चुनावों से लागू करना चाहती है और संसद सत्र को राजनीतिक लाभ के लिए बुलाया गया है। इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार करते हुए कहा है कि महिला आरक्षण राजनीतिक श्रेय लेने का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये महिलाओं को सम्मान, प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं को वादा के बजाय वास्तविक परिणाम के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में कहा कि राज्य सरकारें महंगाई भत्ते में सेवारत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती। अदालत ने केरल राज्य और केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की अपील खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि महंगाई का प्रभाव दोनों वर्गों पर समान रूप से पड़ता है, इसलिए उन्हें समान अधिकार मिलना चाहिए। अहमदाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक के 2016 के लोन धोखाधड़ी मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 9 लोगों को दोषी ठहराया है।
ये मामला करीब 1.57 करोड़ रुपए के वित्तीय नुकसान से जुड़ा है। कोर्ट ने बैंक के 3 पूर्व अधिकारियों रिटायर्ड एजीएम गुरिंदर सिंह, चीफ मैनेजर केजीसीएस अय्यर और सीनियर मैनेजर केई सुरेंद्रनाथ को 2-2 साल की सख्त कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी है। इसके अलावा जलपा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संजय पटेल को 3 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना, जबकि अन्य आरोपियों को 2-2 साल की कैद और जुर्माना सुनाया गया है। कंपनी पर भी 50,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में मौसम ने फिर करवट ली है और गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। आज हल्की धूप और बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन दिन चढ़ने के साथ तापमान में इजाफा होगा। सुबह करीब 6 बजे तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आज बारिश की कोई संभावना नहीं है, जबकि करीब 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। नमी का स्तर लगभग 49% रहेगा, जिसके उमस का एहसास भी बढ़ सकता है। नासा के अनुसार आर्टेमिस 2 मिशन का चालक दल 6.90 लाख मील से अधिक की यात्रा पूरी करने के बाद बाद में सैन डिएगो तट पर उतरेगा। भले ही लैंडिंग जमीन से दिखाई नहीं देगी, लेकिन लोग पृथ्वी से उनकी दिशा में हाथ हिलाकर उनका स्वागत कर सकते हैं। अप्रैल माह में ज्योतिबा फुले और बीआर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर कांग्रेस के अनुसूचित जाति एवं ओबीसी विभाग कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में फुले जयंती समारोह होगा, जिसमें जाति जनगणना की आवश्यकता पर चर्चा की जाएगी। कल नई दिल्ली में रन फॉर अम्बेडकर रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन का आयोजन मंडी हाउस से सुबह 6 बजे शुरू होगा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ राहुल गांधी करेंगे, जबकि पूर्व क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन समेत कई कांग्रेस नेता शामिल होंगे। गुवाहाटी में खेले गए बारिश से प्रभावित मैच में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की है। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रन बनाए, जिसमें कप्तान रजत पाटीदार ने 63 रन की अहम पारी खेली, जबकि विराट कोहली ने 32 रन जोड़े। जवाब में राजस्थान की ओर से वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को 18 ओवर में ही जीत दिला दी। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद जब उसे भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड जैसे अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ खेलने को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि उनके दिमाग में गेंदबाज का नाम नहीं रहता, वो सिर्फ गेंद पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हर गेंद को उसके मेरिट के हिसाब से खेलने की कोशिश करते हैं, चाहे सामने कोई भी गेंदबाज क्यों ना हो। आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर धुरंधर 2 का क्रेज अभी भी जारी था। शनैल देव के निर्देशन में बनी डकैत एक प्रेम कथा ने सिनेमा घरों में एंट्री लेते ही शानदार शुरुआत कर दी है। अदिति शेष और मृणाल ठाकुर स्टारर इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन दर्ज किया है और रणवीर सिंह की फिल्म को कड़ी टक्कर दी है। फिल्म में अनुराग कश्यप, प्रकाश राज, अतुल कुलकर्णी और सुनील जैसे कलाकारों की दमदार मौजूदगी भी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। धुरंधर 2 की तेज आंधी के बीच भी डकैत ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई और ओपनिंग डे पर शानदार ऑक्यूपेंसी के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखा दिया। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।